दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों इस समय जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसकी चर्चा अखबारों में काफ़ी बनी हुई है। अगर इस समय की घटनाक्रम की बात करें तो बिहार सरकार ने बीते दिनों जातिगत जनगणना के आर्थिक आंकड़े जारी किए, जिसमें बताया गया कि किस जाति के कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। इस आंकड़े को जारी करने के बाद बिहार सरकार राज्य में आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराया है। उससे अगर पहले की बात करें तो 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने राज्य में कराए गए जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए थे और ऐसा करने वाली देश की पहली राज्य सरकार बनी थी। यानी कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। इस आंकड़ों में यह बताया गया कि राज्य में किस जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं। बीते दिनों यानी कि 7 नवंबर को इस जातिगत जनगणना के आर्थिक आंकड़े जारी किए गए, जिसमें बताया गया कि किस जाति के कितने प्रतिशत लोग गरीब और कितने प्रतिशत लोग अमीर हैं। इसके साथ ही बिहार सरकार ने शीतकालीन सत्र यानी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आरक्षण का कोटा 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव पारित किया। अब कहा जा रहा है कि इसे वहाँ विधान परिषद में पेश किया जाएगा, उसके बाद वहाँ से पारित करने के बाद गवर्नर के पास भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों हम सुनते हैं कि आरक्षण तो 50% से ज़्यादा नहीं दिया जाता, यानी नहीं दिया जा सकता, जो लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है 1992 के इंदिरा शाहीनी जजमेंट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो हम जानेंगे कि क्या है इंदिरा शाहीनी का जजमेंट 1992 का। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इससे पहले हम बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में 2 फेज में जाति आधारित जनगणना कराया। 7 फरवरी से इसका पहला चरण शुरू हुआ था, उसके बाद 15 अप्रैल से दूसरा फेज शुरू हुआ। इसके बाद 2 अक्टूबर को इस सर्वे के आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों में पता चला कि राज्य में किस जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातीय गणना के आंकड़े जारी किए। इसके साथ ही बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग अलग है, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27% और सबसे ज़्यादा 14.26% यादव हैं और ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45% और सबसे कम संख्या 0.60% कायस्थों की है। बिहार सरकार के प्रभारी मुख्य सचिव ने जातीय गणना पर एक किताब जारी की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनसंख्या 13,07,25,000 है। इसमें 2,83,44,160 परिवार हैं। अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% है। बिहार की आबादी में करीब 82% हिंदू और 17.7% मुसलमान हैं। बिहार में 2011 से 2022 के बीच हिंदुओं की आबादी घटी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी 82.7% और मुस्लिम आबादी 16.9% थी। बिहार की आबादी में सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है। उन्हें नौकरियों में इस समय जो आरक्षण दिया जा रहा है 18%, 27% ओबीसी के लिए 12% आरक्षण दिया जा रहा है। मौजूदा समय में बिहार में ईबीसी और ओबीसी को मिलाकर 30% के रिजर्वेशन का प्रावधान है। इसमें 18% ईबीसी और 12% ओबीसी को आरक्षण मिला है, जबकि जातीय आधारित गणना के मुताबिक इनकी संख्या बढ़कर 63% हो गई है। अगर बिहार में देखें किसकी कितनी आबादी है तो 36% अति पिछड़ा वर्ग, 27% पिछड़ा वर्ग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति की 19.65%, अनुसूचित जनजाति की 1.06% और सामान्य की 15.52%। अगर जातिवार आंकड़े देखें तो सबसे अधिक यादवों की जाति है, यानी यादव जाति है 14.26%, उसके बाद रविदास 5.2%, कोयरी 4.2%, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, भूमिहार 2.86%, कुर्मी 2.8%, मल्लाह 2.60%, बनिया 2.31%, कायस्थों की आबादी 0.60% है। तो ये जातिवार आंकड़े जारी किए हैं बिहार सरकार ने। दोस्तों इसके बाद बिहार सरकार ने लगभग 1 महीने के बाद यानी 7 नवंबर को जातीय जनगणना के आर्थिक आंकड़े जारी किए और बताया
कि किस जाति के कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं और कितने प्रतिशत लोग अमीर हैं। यानी कि बिहार ने देश का पहला जातीय आधारित सर्वे पेश किया है, जिसमें बताया गया कि किस वर्ग के कितने प्रतिशत लोग गरीब परिवार से हैं। इसमें बताया गया कि अनुसूचित जाति जो है उसके 42.93% गरीब हैं, अनुसूचित जनजाति के 42.7%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 33.58%, पिछड़ा वर्ग के 33.16%, सामान्य वर्ग के 25.09% गरीब परिवार हैं। सबसे ज़्यादा गरीब यादव और भूमिहार हैं और सबसे संपन्न कायस्थ। ये आंकड़े जारी करते हुए राज्य में मुख्यमंत्री ने कहा, जो नीतीश कुमार हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि राज्य में 94 लाख गरीब परिवार हैं। इन गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से मदद किया जाएगा। इसमें सभी जाति के गरीबों को मदद पहुंचाई जाएगी। ज़मीन खरीदने के लिए 1 लाख दिया जाएगा। इस पर 2,50,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। उन्होंने कहा इस लक्ष्य को 5 साल में पूरा कर लेंगे। बिहार सरकार ने जिन जातियों को सवर्णों में शामिल किया है उसमें हिंदू और मुसलमान धर्म की 7 जातियाँ हैं। सामान्य वर्ग में भूमिहार सबसे ज़्यादा 25.3% गरीब है। कायस्थ 13.83% गरीब आबादी के साथ सबसे संपन्न है। वहीं पिछड़ा वर्ग में यादव जाति के लोग सबसे गरीब हैं। यानी सर्वे की रिपोर्ट में सबसे गरीब परिवारों में रोचक आंकड़े सामने आए हैं। सामान्य वर्ग में सबसे गरीब जाति भूमिहार है। इनकी कुल संख्या जो है 27.58% है। यानी जो इनकी कुल संख्या का 27.58%। सामान्य वर्ग में मुस्लिम धर्म की शेख जाति दूसरे नंबर पर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर ब्राह्मण है। इधर पिछड़ा वर्ग में सबसे गरीब यादव जाति है। इनकी संख्या 13,83,965 है, जो कि 35.87% है। इसके बाद कुशवाहा है, जिनकी आबादी यानी जिनकी संख्या 4,06,207 है। यह 34.32% है। बिहार में कौन कितना शिक्षित है, यानी कराए गए सर्वे में यह भी पता चला है ना कि शिक्षा का स्थिति क्या है। तो उसमें बताया गया है कि बिहार में ग्रेजुएट जो लोगों की आबादी है, आबादी का केवल 7%, बिहार की कुल आबादी का लगभग 7% आबादी ग्रेजुएट है। यानी कक्षा 1 से 5 तक कुल 22% आबादी पढ़ी लिखी है। यानी 1 से 5 तक 14% आबादी 6 से 8 तक, 14.7% आबादी 9 से 10 तक और 11 से 12 तक लगभग 9% आबादी की शैक्षणिक स्थिति है। दोस्तों, बिहार सरकार ने आर्थिक आंकड़े जारी करते हुए राज्य में आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर दिया। तो यहाँ मुख्य सवाल यह है कि क्या इसको कानून बनने में कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आएगी, क्योंकि इंदिरा शाइनी जजमेंट में आरक्षण पर 50% का जो लिमिट लगाया गया है उसका क्या होगा। बिहार विधानसभा में 9 नवंबर को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पास हो गया, जिसमें जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65 यानी 65% कर दिया है। अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 10% को जोड़ दें तो बिहार में कुल रिजर्वेशन 75% हो जाएगा। यह आरक्षण के लिए तय अधिकतम सीमा यानी कि 50% से काफ़ी ज़्यादा है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ ने इंदिरा शाहिनी बनाम भारत सरकार केस में ऐतिहासिक फैसला देकर 50% की सीमा तय कर दी थी। इसी लिमिट की वजह से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान के फैसले पलटे जा चुके हैं। ऐसे में क्या यानी सवाल उठता है कि क्या बिहार में 75% आरक्षण देने की कवायद टिक पाएगी। कहा जाता है कि 1962 में पहली बार 50% रिजर्वेशन लिमिट की बात सामने आई। 1962 में M.R. बाली वर्सेस मैसूर सरकार, पहली बार 5 जजों की पीठ ने माना कि रिजर्वेशन 50% से कम होना चाहिए। 1975 में N.M. थॉमस वर्सेस केरल सरकार, 5 जजों की पीठ में से 2 ने माना कि 50% रिजर्वेशन की लिमिट पूर्ण नियम नहीं है बल्कि एक सतर्कता वाला नियम है। 1985 में KC वसंत कुमार वर्सेस कर्नाटक सरकार, 5 जजों की पीठ में से एक ने कहा कि 50% रिजर्वेशन की लिमिट लागू नहीं होती है। दूसरे जज ने कहा कि 50% रिजर्वेशन की लिमिट लागू नहीं होनी चाहिए। बाकी 3 जजों ने लिमिट पर कोई कमेंट नहीं किया। 1992 का ऐतिहासिक इंदिरा शाहिनी वर्सेस भारत सरकार, 9 जजों की बड़ी पीठ में से 8 जज जातिगत आरक्षण में 50% रिजर्वेशन लिमिट के पक्ष में थे। 1 जज इस लिमिट के खिलाफ थे। आगे अब सवाल है कि यह इंदिरा शाहिनी जो केस फेमस है वो क्या था, जो कि फिलहाल 50% सीलिंग का आधार बना है। 1991 की बात है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने जनरल कैटेगरी को आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन देने का आदेश जारी किया था। इसका कई जगह विरोध भी हो रहा था। पेशे से वकील और पत्रकार इंदिरा शाहिनी दिल्ली के
झंडे वालन से गुजर रही थी, तब उन्होंने देखा कि कुछ युवा और बच्चे नरसिंह राव सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे। इंदिरा शाहनी मंडल कमीशन के खिलाफ पहले से ही एक याचिका डाल चुकी थी। इंदिरा शाहनी एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उस विरोध प्रदर्शन ने मुझ पर गहरा असर डाला और 2 दिन के भीतर ही मैंने इस 10% रिजर्वेशन के खिलाफ याचिका दायर कर दी। शुरुआत में ये मामला 2 जजों की पीठ देख रही थी। पीठ में जज 2 से 3, 5 से 7 और 9 हो गए। इंदिरा शाहनी केस, रिजर्वेशन की 50% सीमा और 9 जजों का फैसला। 9 जजों में से 4 जज जो हैं 50% अधिकतम रिजर्वेशन का नियम लागू होना चाहिए, उनका यह विचार था। हालांकि ऐसी असाधारण स्थितियां हो सकती हैं जिनमें इस सीमा को पार किया जा सकता है, विशेष रूप से उन समुदायों के लिए जो राष्ट्रीय मुख्यधारा से बाहर हों और उनकी परिस्थिति विशेष हो। एक जज का विचार था, सामान्यतः रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यदि वैध आधार हो तो इसकी अनुमति दी जा सकती है। एक जज का कहना था, रिजर्वेशन में 50% सीमा का नियम कभी भी बाध्यकारी नहीं था। M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य के जिस मामले में से यह नियम पैदा हुआ, उसमें भी यह सिर्फ एक गैर बाध्यकारी टिप्पणी थी। 3 जजों का कहना था कि रिजर्व सीटों की संख्या हर समय 50% से काफ़ी नीचे रहनी चाहिए। एक जज का कहना था किसी भी परिस्थिति में रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि एक जज का कहना था कि किसी भी तरह से रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो इंदिरा शाहनी मामले में 9 जजों की बेंच थी, उन 9 जजों का फैसला था। इंदिरा शाहनी केस के कारण कई राज्यों में आरक्षण को बढ़ाए जाने का फैसला जो लिया है, वह सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है। बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो जनवरी 2002 में आंध्र प्रदेश सरकार ने टीचरों की भर्ती में ST कैटेगरी के लिए 100% रिजर्वेशन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का आदेश खारिज करते हुए कहा था कि इस फैसले में से OBC और SC भी प्रभावित हुए। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो 2021 में महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए 16% रिजर्वेशन पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अदालत में पेश किए गए आंकड़ों में कोई असाधारण स्थिति दिखाई नहीं देती। मराठा समुदाय को 16% रिजर्वेशन दिए जाने के बाद राज्य में कुल रिजर्वेशन का आंकड़ा 68% तक हो गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा रखी है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, तो सितंबर 2022 में वहाँ के हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के 2011 में पारित एक कानून को रद्द कर दिया, जिसमें SC, ST, OBC का कोटा बढ़ाकर 58% तक कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति साबित नहीं कर सकी जो 50% की लिमिट का उल्लंघन करने लायक हो। गुजरात की बात करें, तो गुजरात में पटेल आंदोलन को शांत करने के लिए आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन दिया था। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह 50% की मर्यादा का उल्लंघन है। दोस्तों, बिहार में 75% रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 50% लिमिट होने के बावजूद इसे लागू करने के 3 तरीके बताए जा रहे हैं। पहला तरीका बताया जा रहा है कि अगर बिहार सरकार कोर्ट में साबित कर दे कि यह विशेष परिस्थिति है, तब 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शाहनी केस का फैसला देते समय कहा था कि रिजर्वेशन की लिमिट 50% होनी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस लिमिट को तोड़ा जा सकता है। एक राज्य के हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बताते हैं कि अगर कोई सरकार कोर्ट को बताए कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ी कुछ विशेष जातियों या वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए रिजर्वेशन 50% की सीमा से ज़्यादा होना चाहिए, इससे संविधान के मूल ढांचे को नुकसान भी नहीं होगा, कोर्ट इन तर्कों और प्रमाणों से संतुष्ट हो जाता है, तो रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा हो सकता है। पिछले सालों में कई सरकारों के रिजर्वेशन बढ़ाने के मामले सुप्रीम कोर्ट में जाकर औंधे मुँह गिरे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी ज़मीन मजबूत कर रखी। उन्होंने सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाई, जिससे उनके दावे को मजबूती मिल सके। हालांकि यह कोर्ट पर निर्भर करेगा कि वो इसे कितना सही मानता है। दूसरा तरीका है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करा लें, जिससे न्यायिक समीक्षा न हो सके। बिहार सरकार के पास दूसरा विकल्प है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत रखा जाए। इसके लिए राज्य सरकार अपने बिल को केंद्र के सामने पेश करेगी। यदि केंद्र इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रख लेता है, तो उसे इस फैसले को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिल जाएगी, मतलब कोर्ट में समीक्षा ही नहीं हो पाएगा। 1992 में इंदिरा शाहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की लिमिट को 50% माना था। ये तमिलनाडु की जयललिता सरकार के लिए सबसे कठिन समय था। वहाँ पहले से ही SC, ST, OBC को मिलाकर टोटल 69% रिजर्वेशन चला रहा था। पहले जयललिता हाई कोर्ट गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपको आरक्षण 50% तक लाना ही होगा। CM जयललिता ने स्मार्टनेस दिखाते हुए सबसे पहले 69% रिजर्वेशन का एक बिल विधानसभा में पास कराया और उसे केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार के सामने रखा।
जयललिता ने केंद्र के सामने मांग रखी कि वो संविधान संशोधन करके इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे, ताकि यह कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की। ऐसा हुआ भी और इसी वजह से संविधान में 76वां संशोधन हुआ। दरअसल राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 में तमिलनाडु में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन एक साथ हुए थे। जयललिता की AIADMK और कांग्रेस के बीच गठबंधन था। जयललिता मुख्यमंत्री बनी और AIADM के उस समय 11 लोकसभा सीटें जीती थी। जब इंदिरा सैनी केस फैसला आया तब नरसिम्हा राव सरकार संकट में चल रही थी। अगर जयललिता समर्थन वापस ले लेती तो सरकार अल्पमत में आ जाती। अपनी सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस के नरसिम्हा राव को जयललिता की बात माननी पड़ी और इस तरह आज तक तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन कायम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ कोई कानून है तो 9वीं अनुसूची के कानून की भी समीक्षा की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि न ही केंद्र को NDA सरकार के सामने ऐसी कोई मजबूरी है और न ही बिहार CM के पास जातिगत जनगणना के अलावा कोई ठोस आधार। तो जानकार यह मानते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार 9वीं अनुसूची की मांग मुश्किल ही करेंगे। तीसरा तरीका है संविधान में संशोधन करके भी 50% के पार रिजर्वेशन देना मुमकिन। 50% की तय सीमा से ज़्यादा रिजर्वेशन देने का एक तरीका संविधान संशोधन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में संविधान संशोधन करके ही आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन में अलग से 10% रिजर्वेशन दिया था। इस प्रावधान के बाद केंद्र सरकार में कुल रिजर्वेशन 49.5 से बढ़कर 59.5% हो गया। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 50% की सीमा से ज़्यादा है। दरअसल केंद्र सरकार ने संविधान के भाग 3 में दिए गए समानता के अधिकार के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया था। दोनों की अनुच्छेदों में एक सब सेक्शन जोड़े गए हैं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के समूह के लिए सरकारी नौकरियों और एडमिशन्स में अधिकतम 10% रिजर्वेशन दिया जा सकेगा। वही आर्थिक रूप से कमज़ोर कौन होगा, इसकी परिभाषा केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिए तय करेगी। इसी 104वें संविधान संशोधन के आधार पर केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को 10% रिजर्वेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में केंद्र सरकार के इस फैसले को वैध ठहराया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस मामले में 50% की सीमा का उल्लंघन संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं है। यह प्रावधान संविधान संशोधन के जरिए किया गया है, इसलिए इसकी समीक्षा केवल इसी आधार पर हो सकती है कि यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं है। अगर आगे किसी विशेषज्ञ की राय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के वकील के मुताबिक बिहार सरकार को आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन इस बारे में केंद्र सरकार की सहमति के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना भी जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने, संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करने और आरक्षण सीमा की लक्ष्मण रेखा को पार करने पर बिहार सरकार के प्रस्तावित कानून पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रोक लग सकती है। या फिर इंदिरा शाइनी मामले में 9 जजों की बेंच ने 1992 में फैसला दिया था। अब 31 साल बाद आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की संविधान पीठ के गठन की भी मांग हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए जातिगत जनगणना, उसके आर्थिक आंकड़े और बिहार सरकार के द्वारा लिए गए आरक्षण को बढ़ाने का फैसला पर बातचीत किया। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा।